दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे प्रम नॉवल चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसे फिर से अपलोड करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, एपिसोड 25। एक नया प्लान, पग फेरे की रस्म और अलग मकसद। राधे राधे। ये कहते हुए आदमी ने तुरंत कॉल कट कर दिया और फोन अब वापस बॉडीगार्ड की तरफ फेंका। बॉडीगार्ड ने फोन कैच किया और बाथरोब हड़बड़ाकर उस आदमी की तरह बढ़ाया। वो आदमी अपने शरीर से व्हाइट कलर के बाथरोब लपेटे रिसोर्ट के अंदर चला गया। उसी के पीछे पीछे सभी बॉडीगार्ड चले गए। वहीं आदमी एक वीआईपी रूम के अंदर एंटर हुआ, जो कि काफी ज्यादा लग्जरी था। वहां का सभी सामान महंगा और काफी कीमती था। उस आदमी ने एक सूटकेस को खोला और व्हाइट कलर के अपने सूट पैंट निकालकर चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक क्लब में लाउड म्यूजिक बजा रहा था। अमीरजादे अपनी ही मस्ती में डांस फ्लोर पर डांस करने में लगे हुए थे। सभी नशे में चूर दिखाई दे रहे थे। वहीं बार काउंटर पर एक टेबल के ऊपर विशाल बैठा हुआ था, जिसका चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। उसके मुंह के पास अभी भी सूजन थी। जहां शक्ति ने पंच मारा था वही उसके माथे पर बेडेड लगी हुई थी। तभी उस बार के अंदर एक लड़की, जिसने ब्लैक कलर की मिनी शॉर्ट पहनी हुई थी, हाई हील्स, अपने छोटे छोटे बालों को कली किए हुए थे जो कि पीछे की तरफ खुले हुए थे। उसने अपने चेहरे पर काफी डार्क मेकअप किया हुआ था। वो काफी खूबसूरत थी, एकदम हॉट पर्सनैलिटी। वो अपने हाथ में ब्लैक कलर का एक महंगा पर्स लिए क्लब के अंदर आए। उसने अपनी नजर से सनग्लासेस को उतारते हुए चारों तरफ देखा और हल्की मुस्कान लिए अपने कदम विशाल की तरफ बढ़ा दिए। वो जाकर सीधा बार कांटेक्ट पर विशाल के सामने बैठी और बारटेंडर को देखते हुए वाइन का ऑर्डर दिया। विशाल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखा। ये कोई और नहीं, चंचल थी। चंचल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखते हो बोली, क्या बात है शहजादे, इतनी जल्दी भी क्या है? इतनी नाराजगी कैसी? हमने तुम्हें बस उसे प्रपोज करने के लिए कहा था और तुम तो बड़ा बिगड़ा कर आ गए थे। विशाल ने गुस्से में उसका हाथ हटाते हुए चिल्लाकर कहा, चंचल शट अप यार। तुम जानती भी हो मेरे साथ क्या हुआ है। उसे दो कौड़ी की शक्ति ने, उस शक्ति ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम जानते भी हो वो मुझे धमकी दे रहा था। वो मुझे मार देगा। माना कि मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं केशव पाठक से पंगा ले सकूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई मेरा एक। उसके बाद पूरी होती है उससे पहले ही उस बार टेंडर ने चंचल के हाथ में गिलास थमाया। चंचल ने गिलास के सिप लेते हुए कहा, कम ऑन यार, तुम ये भूल गए हो कि हमारा मकसद क्या है। शक्ति या हमारा मकसद नहीं है। ये मत भूलो कि उसके फायदे से बच सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। तुम जानते हो ना, हम दोनों का प्लान उन दोनों से बहुत अलग है। यू नो वॉट आई मीन। उसकी बात सुनकर विशाल के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानते भी हो उसकी शादी हो चुकी है। अब मेरा कुछ भी करना कोई फायदा नहीं होगा। चंचल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम्हें उसकी शादी से फर्क पड़ना चाहिए? तुम्हें वो करना है जो तुम्हें करना चाहिए। उसमें उसकी शादी कहाँ से आ गई? वह शादीशुदा हो या ना हो, हमें उससे क्या? लिसन, तुम्हारा मकसद क्या है तुम ये मत भूलो, और कल शाम उस मकसद को अंजाम देने का वक्त आ गया है। चंचल ने गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, कल शाम पार्टी रखी है महाजन फैमिली ने, जिसमें उसे भी इनवाइट किया गया है। आई एम 100% है। मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ करने वाली है। मुझे फील हो रहा जैसे कि हम उसके साथ नहीं, वो हमारे साथ खेल रही है। विशाल ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? चंचल ने कहा, अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल तुम उसके प्लान के बारे में सोचो। मेरे पास एक नया प्लान है जिसे एग्जीक्यूट करने के बाद वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगी। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि उस प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। ये कहते हुए उसने विशाल को अपने करीब बुलाया। विशाल एकदम से उसकी तरफ झुका तो उसके कान में चंचल ने कुछ कहा, जिसे सुनकर विशाल एकदम से शॉक्ड हो गया। वो सदमे में चला गया था। वो ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसकी पूरी बात सुनने के बाद विशाल ने हैरान होते हुए कहा, सो माय गॉड, यू आर जीनियस। तुम्हारा प्लान सच में काफी खतरनाक है, लेकिन अगर छोटी सी गलती हुई तो हमारी जान पर आ सकती है। चंचल कुछ कहती है उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। उसने अपने फोन पर देखा जहां अनामिका उसने कॉल कर रही थी। उसने मुंह बनाते हुए तुरंत कॉल अटेंड किया और अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ यार अनामिका, बोलना अचानक कॉल किया। अनामिका ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे आसपास विशाल है या फिर उसका फोन नंबर? चंचल ने सामने बैठे विशाल को देखते हुए कहा, नहीं वो अभी यहाँ पर नहीं है और उसका नंबर तो तुम्हारे पास है। तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, भला मुझे कैसे पता होगा? ये कहते हुए उसने विशाल को देखकर आई विन की। अनामिका ने परेशान होकर कहा, अरे कुछ नहीं यार, हमें चंचल को बच्ची को लेकर आना है। हमें उसे अपने घर लेकर आना है। उसकी ये बात सुन चंचल की आंखों में एकदम से चमक आ गई। उसने टेंथ टेबल से उठाते हुए कहा, क्या आज कोई है और जो उसे लेकर आना है? ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। हम उसे यहाँ बुलाकर उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं।
अनामिका ने परेशान होकर कहा, वो तो ठीक है लेकिन कुछ कर ही तो नहीं सकते। केशव पाठक को पता है कि वो अपने ससुराल आए हैं। अगर यहाँ पर उसके साथ कुछ भी हुआ तो वह केशव पाठक हमें नहीं छोड़ेगा। मम्मी ने कहा कि हमें बस उसका माइंड वॉश करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, उसे लेकर आना है। चंचल ने कंफ्यूज होकर कहा, लेकिन हमें के जाना है, मतलब पग फेरे की रस्म के लिए तो उसे यहाँ आना चाहिए ना। अनामिका ने चौंकते हुए कहा, क्या ऐसा है क्या? चंचल ने अपना सिर पीटते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमारे पास आएगी। अभी तुम कॉल रखो और अपनी मॉम से कहो कि मिस्टर पाठक या फिर उसकी दादी से कॉल करके कहीं ये रस्में जरूरी हैं। ये कहते हुए उसने कॉल कट किया और विशाल को देखते हुए अपने आप से बोली, ओह गॉड, कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की, इसे इतना भी नहीं पता कि रस्मों में होता क्या है। उसने बात टेंडर को एक और गिलास बनाने के लिए कहा। पाठक महल। वहीं दूसरी तरफ दामिनी थी जो कि मैनन हाल में बैठी हुई थी। उनका फोन अचानक रिंग करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा जहां अननोन नंबर शो हो रहा था। उसने आंखें छोटी करते हुए कॉल अटेंड किया। तभी दूसरी तरफ से उसे सुलेख की शांत आवाज सुनाई दी। सुलेखा जो कि अपने घर में इस वक्त अपनी कमरे के अंदर बैठकर बैठी थी, उसी के बगल में अनामिका थी। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, दामिनी जी, मैं सुलेखा बोल रही हूँ, ईशानी की मॉम। ये सुनकर दामिनी जी ने चौंकते हुए कहा, ओ माय गॉड, ओ तो आप है, बताइए कैसे कॉल किया? समधन जी, मैं केशव की दादा बोल रहे हूँ। मैं तो रात आपसे पार्टी में मिल ही नहीं पाई, इसके लिए माफी चाहती हूँ। बताइए कैसे कॉल किया आपने? दामिनी की बात सुनकर सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो आंटी, एक्चुअली बात ऐसी है कि आज पगफेरे की रस्म है, तो क्या आप अपने पोते से कहकर हमारी बेटी को यहाँ लाने के लिए कह सकती हैं? हम शाम को पगफेरे की कसम होते ही उसे वापस भेज देंगे आपके पोते के साथ। दामिनी जी ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इसके बारे में और मैंने पहले ही इसके पूरा इंतजाम करवा दिया। आप चिंता मत कीजिए, लगभग 1 घंटे तक वो दोनों आपके घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर दामिनी अपने आप में परेशान हो गई। उसका पोता इसके लिए बिल्कुल नहीं मानता और वो कैसे उसे मनाएगी ये तो वही जानती थी। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू आंटी जी। ये कहते हुए उसने का कॉल कट किया और गहरी सांस लेकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आज के आज उसे अपनी बातों में उलझाना है, ओके। ये सुनकर अनामिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वही केशव अपने कमरे के बाहर निकला। ईशानी उसके साथ साथ थी। वहीं में हाल में अभय बैठा हुआ, वो बस उन दोनों का इंतजार कर रहा था। केशव को देखा और उसे विश किया और वापस सोफे पर बैठ गया। दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए केशव को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। केशव सोफे पर ईशानी के साथ बैठकर दादी को देखने लगा। दामिनी जी ने शांत लहजे में उसे देखकर कहा, केशव बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी हुई है तो रस्मों का करना भी पक्का है, तो तुम काम करो, तुम ईशानी को उसके मायके ले जाओ। उसकी मॉम का कॉल आया था पग फेरे की रस्म के लिए। अपनी दादी की बात सुनकर केशव कंफ्यूज हो गया। वहीं ईशानी की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। केशव अच्छे से जानता है कि ईशानी के मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ईशान डेविल स्माइल के साथ अपने आप से बोली, हम आपको लगता है कि कोई नया प्लान खेल है मम्मी जी, कोई बात नहीं हूँ। अब मैं बताऊंगी कि ईशानी महाजन चीज क्या है। केशव ने एक नजर अभय को देखा जिसके हाथ में एक फाइल थी। केशव को ही देख रहा था। केशव ने तुरंत चेयर से खड़े होते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, दादी प्लीज, आप जानते हैं कि मुझे इन रस्मों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप। वैसे भी मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके पास अपनी बीवी कैसे छोड़ सकता हूँ? दामिनी जी ने चौंक कर कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो ईशानी बेटा की माँ है। वो लोग कोई गैर नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम जा रहे हो बस। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 26, सास की नौटंकी, बायोलॉजिकल डॉटर और जान के दुश्मन। राधे राधे। वहीं में हाल में अभय बैठा हुआ, वो बस उन दोनों का इंतजार कर रहा था। केशव को देखा और उसे विश किया और वापस सोफे पर बैठ गया। दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए केशव को देखा और उसे बैठने का इशारा किया। केशव सोफे पर ईशानी के साथ बैठकर दादी को देखने लगा। दामिनी जी ने शांत लहजे में उसे देखकर कहा, केशव बेटा देखो, अब तुम्हारी शादी हुई है तो रस्मों का करना भी पक्का है, तो तुम काम करो, तुम ईशानी को उसके मायके ले जाओ। उसकी मॉम का कॉल आया था पग फेरे की रस्म के लिए। अपनी दादी की बात सुनकर केशव कंफ्यूज हो गया। वहीं ईशानी की आंखें एकदम से छोटी हो गईं। केशव अच्छे से जानता है कि ईशानी के मॉम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। ईशान डेविल स्माइल के साथ अपने आप से बोली, हम आपको लगता है कि कोई नया प्लान खेल है मम्मी जी, कोई बात नहीं हूँ। अब मैं बताऊंगी कि ईशानी महाजन चीज क्या है। केशव ने एक नजर अभय को देखा जिसके हाथ में एक फाइल थी। केशव को ही देख रहा था। केशव ने तुरंत चेयर से खड़े होते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, दादी प्लीज, आप जानते हैं कि मुझे इन रस्मों में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप। वैसे भी मैं उनको नहीं जानता, मैं उनके पास अपनी बीवी कैसे छोड़ सकता हूँ? दामिनी जी ने चौंक कर कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वो ईशानी बेटा की माँ है। वो लोग कोई गैर नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना, तुम जा रहे हो बस। ईशानी ने मुस्कुराते हुए केशव को देखकर कहा, ठीक है ना अभी हम चलते हैं ना।
ईशानी के मुंह से हबीब केशव का गुस्सा और उसकी नाराजगी एक पल के लिए गायब हो गई। वहीं वो दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। केशव ने अभय को देखा और फिर से बोला, लेकिन मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम था, अगर आप जानती कि काम जरूरी है तो। दामिनी जी ने मुंह बनाते हुए कहा, बस भी करो केशव, तुम्हें बस उसे छोड़कर अपने काम पर चले आना है और शाम को उसे पिक करना है। इतना सा काम तुम कर नहीं सकते क्या? केशव ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब आपकी बात कौन टाल सकता है, आप बिना बात मनाए मानने तो वाली नहीं है। ओके बीवी, मैं आधे घंटे बाद तुम्हें तुम्हारे मायके में ड्रॉप कर दूंगा, ओके। ये कहते हुए वो अपने स्टडी रूम की तरफ चला गया। उसी के पीछे पीछे अभय भी चला गया। वहीं दामिनी ईशानी को लेकर बोली, चलो जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। ईशानी कुछ सोचते हुए चली गई। इस वक्त अभय के सामने बैठा हुआ था। अभय ने अपने हाथ में एक फाइल उसके हाथों में था वो केशव को दी। वो फाइल को देख रहा था। जैसे वो उसे फाइल को रीड करता जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन लगातार बदलते जा रहे थे। उसने फाइल को टेबल पर रखते हुए शांत आवाज में कहा, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ कुछ तो झोल है? अभय ने कहा, येस बॉस, बिल्कुल। मिस्टर महाजन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ईशानी के नाम कर दी। उनके एक हफ्ते बाद ही उनकी डेथ हो गई। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है? केशव ने माथे को रब करते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। और तुमने कहा कि ईशानी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, तो फिर वो कौन है और कैसे? सब कुछ मुझे डिटेल में जाना है। अभय कुछ कंफ्यूज होते हुए बोला, शादी उनकी फैमिली मैडम को पसंद नहीं करती। मैंने कल पार्टी में भी उन्हें घूमते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता है कि। केशव ने सोफे से उठाते हुए कहा, ये लाइट, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि केशव पाठक की बीवी को हाथ लगाने का अंजाम क्या होगा। तुम्हें जितना काम कहा है तुम उतना करो। ये कहते हुए केशव करने के बाहर निकल गया। वहीं कैसे बने, और वो भी कमरे के बाहर निकल गया। अब ईशानी केशव की कार में थी। ईशानी ने मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको कर लूंगी? आप हमेशा अपने साथ गाड़ी रखते हैं, कम से कम मेरे साथ कीजिए, इन्हें मत लाया कीजिए। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक नज़र पीछे पलट कर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह मैंने नहीं, अभय ने अपॉइंट किए हैं और मेरे कई दुश्मन हैं और दुश्मनों से मेरी सेफ्टी करवाने के लिए मुझे इनकी जरूरत है। मैं कोई बाहुबली तो नहीं हूं जो सभी को हैंडल करूंगा। हाँ, अगर हाथों से मुकाबला की बात आए तो अलग है, लेकिन क्या है ना, उनके पास अलग अलग तरह के हथियार भी होते हैं। बातें करते हुए वो महाजन पैलेस के बाहर पहुंचे। ईशानी कार से बाहर निकली। केशव भी कार से बाहर निकलने को था, लेकिन ईशानी ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। दादी ने कहा था कि आप यहां मुझे ड्रॉप करके अपने ऑफिस जा सकते हैं। ये सुनकर केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखने लगा और उसे घूरते हुए बोला, तुम चाहती क्या हो? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति तुम्हारे घर में आए? ये सुन ईशानी ने मासूमियत से कहा, लेकिन आपको तो काम था ना, और आप तो खुद ही चाहते थे मुझे यहां छोड़कर जाना। केशव ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन अब आ गया हूं न, तो अंदर आने में क्या परेशानी है? ये कहते हुए वो विला की तरफ बढ़ा दिया। वहीं सुलेखा उन्हें वेलकम कर रही है। केशव ने लॉन कोट को ठीक करते हुए उसे देखकर सर्द आवाज में बोला, इस तरह वेलकम करने की जरूरत नहीं है। सुलेखा केशव को देखने लगी। उसे समझ में नहीं आता कि केशव के कहने का मतलब क्या है, और वो तो उसके पीछे पीछे जल्दी। वहीं उन्हें देखकर में हाल में बैठी सुलेखा की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वहीं उसी के बगल में अनामिका खड़ी हुई थी, जो कि जलती हुई नजरों से कभी केशव को तो कभी ईशानी को देख रही थी। उसे केशव पर भी गुस्सा आया था, क्योंकि भले ही वह केशव को नापसंद नहीं करते थे, लेकिन उसी की वजह से आज ईशानी को इतनी दौलत मिल गई थी। उसका इतना नाम हो जाता है, बस ईशानी ही ईशानी का नाम चल रहा था टीवी पर, जिससे अनामिका को काफी ज्यादा जलन हो गई थी। लेकिन उसने अपनी मां को देखा, जो उसे घूर के कर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करने के लिए कह रही थी। उसने मन मारते हुए अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और तुरंत आगे बढ़ के उसने ईशानी को गले लगा लिया। उसके इस तरह गले लगाने से ईशानी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने बिना सामने खाली सुलेखा को देखा। उसने अनामिका को गले नहीं लगाया, उसे गले लगाए हुए खड़ी थी। ये देख केशव को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। वह अपने बालों पर हाथ फेर देते हुए कहा, कल मुझे बोलू थे कि मेरी बेटी गोल्डी डिगा कहाँ है, और यहाँ खुद हमारा वेलकम कर रही हैं। नोट डन। ये दोनों जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। काफी कुछ तो पढ़ चुका हूँ इनके बारे में, बस थोड़ी बात और जानकारी मिल जाए। मेरी बीवी को नापसंद करने के बावजूद हमारा इस वेलकम हुआ। सासू माँ क्या नौटंकी निकली, आप कमाल हो। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 27। केशव ने काटा ईशानी को, यू आर नॉट माई मॉम, माँ बाप से नफरत। वहीं उसी के बगल में अनामिका खड़ी हुई थी, जो कि जलती हुई नजरों से कभी केशव को तो कभी ईशानी को देख रही थी। उसे केशव पर भी गुस्सा आया था, क्योंकि भले ही वह केशव को नापसंद नहीं करते थे, लेकिन उसी की वजह से आज ईशानी को इतनी दौलत मिल गई थी। उसका इतना नाम हो जाता है, बस ईशानी ही ईशानी का नाम चल रहा था टीवी पर, जिससे अनामिका को काफी ज्यादा जलन हो गई थी। लेकिन उसने अपनी मां को देखा, जो उसे घूर के कर अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल करने के लिए कह रही थी।
उसने मन मारते हुए अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और तुरंत आगे बढ़ के उसने ईशानी को गले लगा लिया। उसके इस तरह गले लगाने से ईशानी एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन उसने बिना सामने खाली सुलेखा को देखा। उसने अनामिका को गले नहीं लगाया, उसे गले लगाए हुए खड़ी थी। ये देख केशव को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। वह अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, कल मुझे बोलू थे कि मेरी बेटी गोल्डी डिगा कहाँ है और यहाँ खुद हमारा वेलकम कर रही है। नोट डन। ये दोनों जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। काफी कुछ तो पढ़ चुका हूँ इनके बारे में, बस थोड़ी बात और जानकारी मिल जाए। मेरी बीवी को नापसंद करने के बावजूद हमारा एस वेलकम हुआ। सासू माँ क्या नौटंकी निकली, आप कमाल हो। अनामिका उससे अलग हुई और मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड लिटिल सिस्टर, तुम आ गई। तुम जानती हो ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारे बिना घर ये मुझे काटने को दौड़ती है, क्या बताऊं तुम्हें मैं। ये कहते हुए उसने जबरदस्ती अपने दांतों को पीसते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी ये मुस्कुराहट और चमक ईशानी को बिल्कुल हजम नहीं हुई। वो अच्छे से जानती थी कि अंदर ही अंदर वाले किसी कितना गुस्सा कर रही अपने आप में ही। ये देखकर उसे हंसी भी आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आई नो दी, मैं अच्छे से चाहती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी हैं आजकल तो, और आपका ये प्यार मुझे हजम नहीं हो रहा है। अब तो मेरा पति भी मुझसे प्यार करने लगा है। ये कहते हुए उसने एकदम से केशव की बाहों में अपनी बाहें डाल दी। ये देख अनामिका अंदर तक सुलग गई। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही थी। तभी सुलेखा ने उनके बीच में आते हुए कहा, अरे तुम दोनों कहाँ बातें लिए हो। केशव बेटा आप बैठिए, बैठकर बात करते हैं। आप पहली बार अपनी ससुराल आए हैं। केशव ने एक सिंगल सोफे पर जाकर बैठकर अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखते हुए लंबी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सासू माँ, पहली बार आया हूँ, कोई कमी नहीं होनी चाहिए खातिरदारी में। उसकी टोन ऐसी थी जैसे कि वो कोई ऑर्डर पास कर रहा हो। एक पल के लिए सुलेखा को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अच्छे से जानते थे कि केशव पाठक कैसा इंसान है। उसके एटीट्यूड के बारे में सभी सुना था। सभी जानते थे कि वह किसी से बात नहीं करता और बिना किसी की औकात देख वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। उसने अपने गुस्से के घूंट को पीते हुए मुस्कुरा के कहा, बिल्कुल दामाद जी, आपकी खातिरदारी ऐसी होगी कि आप तो क्या हमारी बेटी भी भूल नहीं पाएगी। ये कहते हुए उसने आगे बढ़ के ईशानी के गाल को सहलाते हुए कहा, बेटा तुम भी बैठो। ईशानी केशव को घूरते हुए उसी के बगल में जाकर बैठ गई और धीरे से उसके पास आकर बोली, नौटंकी कम करो, थोड़ा एटीट्यूड कम नहीं कर सकते। तुम मेरे घर में हो, किसी कंपनी के सीईओ के सामने नहीं। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मैं ऐसा ही हूं, मैं जब भी लोगों से मिलता हूं मैं ऐसी बात करता हूं। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ लेकिन मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं करते क्योंकि। केशव ने आई विंक करते हुए कहा, बिकॉज यू आर माई वाइफ। उसने ईशानी के कमरे पे चुकोटी काटी। उसके इस तरह चुकोटी काटने से ईशानी की हल्की सी चीख निकली, जिसे सुनकर अनामिका और सुलेखा उन्हें देखने लगी तो वो जबरदस्ती मुस्कुरा दी और कहा, शायद सफाई न होने की वजह से चींटियां ज्यादा हो गई हैं क्या। इतना कहकर वो चुप हो गई। वही उसकी बात सुनकर अनामिका अंदर तक जल भून गई। उससे अब और ज्यादा जलन हो गई थी। वो ईशानी से बड़ी थी, उसे ईशानी से ज्यादा खुद की किस्मत लगती थी, लेकिन दुनिया का बेस्ट पति ईशानी के झोली में गिर चुका था। हालांकि ईशानी हमेशा से बेस्ट चीजों का शौक करती थी। उसे केशव पसंद नहीं था, लेकिन वो केशव से भी बेस्ट चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता कि केशव से बेस्ट इस दुनिया में भला और कोई कैसे हो सकता है। अनामिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम उनके साथ बैठकर बातें करो, मैं किचन में जाकर खाने का कुछ इंतजाम करती हूँ जो। ये कहकर चली गई। अनामिका बैठी थी कि तभी दरवाजे से आते हुए विशाल और चंचल आए। विशाल को देखते ही आना ईशानी की आंखें छोटी हो गई। वो गुस्से में उसे होने लगी। उसे एक बार फिर रात की बातें याद आने लगी, जिसे याद करते ही उसका खून खौलता जा रहा था। वही ईशानी को देखकर गुस्सा विशाल भी हो रहा था, लेकिन उसने जताया नहीं क्योंकि वो अपने प्लान को फेल नहीं कर सकता था। और उसी के बगल में अनामिका मुस्कुराते हुए विशाल को देख रही थी, क्योंकि विशाल कल रात से गायब था और आज अचानक उसे यहाँ देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी थी और हैरान भी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के तंग रास्ते पर एक कार काफी तेजी से जा रही थी, जहां ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर घबराते हुए कार चला रहा था। वही बैक पर वही आदमी बैठा हुआ था और उसी के पीछे उसके बॉडीगार्ड थे। वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था। उसने गुस्से में दांत पीते हुए कहा, कैसे बैलगाड़ी की तरह चला रहा है, कार की और स्पीड तेज करो। उसकी आवाज इतनी भयानक और तेज थी जिसे सुनकर एक पल के लिए ड्राइवर अंदर तक कांप गया। उसने तुरंत अगला गियर डाला और कार की स्पीड और ज्यादा तेज हो गई। ड्राइवर के पसीने छूट जा रहे थे। उसने कार की स्पीड इस वक्त 140 के ऊपर पहुंची हुई थी। कार हवा से बातें कर रही थी, लेकिन उस आदमी का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। लगभग 15 मिनट बाद उसकी कार एक व्हाइट कलर के विला के सामने जाकर खड़ी हुई। वो 2 मंजिले विला था। वो विला के अंदर चला गया। सामने सोफे पर गोल्ड साड़ी, हैवी ज्वेलरी और मेकअप किए एक औरत बैठी हुई थी, जिसकी एज लगभग 50 साल के आसपास थी। उसी के बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। उसकी एज भी उतनी ही थी। वो शख्स बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर आया और उन दोनों के सामने एक सिंगल सोफे के ऊपर जाकर बैठ गया।
उसने अपने दोनों हाथों को रब करते हुए अपने हाथ से ऊपर सोफे पर फोल्ड किया और एक टाइम को दूसरी टांग के ऊपर रखते हुए बैठ गया। वही वो दोनों उसे ही देख रहे थे। उस शख्स ने आंखें छोटी करते हुए उन दोनों को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, ऐसी कौन सी मौत आ गई जो आप लोग इस टाइम मुझे बुलाने लगे थे? क्या आप थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? मैं मस्ती करने के लिए तो नहीं गया था। तभी वो आदमी सोफे पर से उठकर गुस्से में कहा, ना तो तुम मेरा फोन उठाते हो, नहीं मेरे बातों का ठीक से जवाब देते हो, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन कहाँ है? बेटा जी, तुम्हें बुलाने का मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तभी उस औरत ने हंसते हुए कहा, हमसे बात करो और अच्छा रिस्पांस दो तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड यहाँ तो तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें कंपनी मिलेगी भी। तुम अच्छे से जानते हो कि वो कंपनी अभी भी मेरा नाम पर है। ये सुनकर उस शख्स के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसने थोड़े गुस्से में और तेज आवाज में कहा, ओह, तो आप मुझे धमकी दे रही है? ये सुनकर उस औरत ने शांत आवाज में कहा, धमकी नहीं दे, मैं तुम्हारी माँ हूं, भला मैं तुम्हें धमकी दे सकती हूँ? उसकी ये बात सुनते ही सोफे से खड़े होते हुए सर्द आवाज में कहा, बकवास बंद कीजिए और बार बार अपने मुंह से ये मत कहिए। सुनिए, आप मेरी माँ नहीं है और ना ही मैं आपको अपनी माँ मानता हूं, तो प्लीज नाटक ना करें। उसकी बात दूसरे सोफे में बैठे आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, विनाश, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का है? विनाश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, माँ नहीं, सौतेली माँ। उसकी ये बात सुनकर उसके पिता मिस्टर शुभम तनेजा एकदम से गुस्से में आकर बोलने को थे कि तभी शुभम की दूसरी वाइफ सुजाता ने उसके हाथों पर हाथ रख दिखा और इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। उसने फिर विनाश को देखकर बोली, विनाश देखो, तुम कुछ भी मानो लेकिन तुम ये सच बदल नहीं सकते कि मैं तुम्हारी माँ हूं और जिस कंपनी को तुम चला रहे हो वो इस वक्त मेरे नाम पर है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें कंपनी से निकल नहीं सकती हूं। ये सुनकर विनाश ने सरकास्टिक टोन में हंसते हुए कहा, ओह, आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये आप ये भूल गई हैं कि मैं कौन हूं और मेरी पहुंच कहां तक है। आपकी कंपनी में मेरी पोजीशन क्या है? आपसे सिर्फ नाम के लिए सीईओ हैं, लेकिन उसी कंपनी को मैं चलाता हूं। मैंने उस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा है और उसके कंपनी में मेरे भी शेयर्स हैं। मेरे एक इशारे पर क्या हो सकता है? आप भूलकर भी ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या कर सकता हूं इसका अंदाजा काफी अच्छे से है आपको है। ये सुनकर सुजाता नहीं अपने होठों पर डेविल स्माइल है। उसने विनाश को देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन तुम्हें लेकर डूब जाएगा बेटा जी। विनाश ने घमंड भाई मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए विनाश तनेजा, विनाश करना भी जानता है और उसके ऊपर किए जाने वाले विनाश को रोकना भी। मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बिजनेस को हैंडल कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। ये कहकर वो उठा और बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही शुभम ने थोड़े गुस्से में सुजाता को देखकर कहा, तुमने मुझे रोक क्यों? मैं 1 मिनट में उसके अकल ठिकाने लगा देता। सुजाता ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, कम ऑन हब्बी, उसकी बात पर इतना ध्यान ना दो, वो बच्चा है, उसे अभी इतनी अकल नहीं है। धीरे धीरे समझ जाएगा, अगर नहीं समझा तो हम हैं ना उसे समझाने के लिए। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई लग रही थी। न जाने क्यों उसकी आवाज काफी अजीब थी, वही उसकी बातें भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने वो पा लिया हो जिसके उसे तलाश थी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 28, एसिड अटैक, ईशानी का आंशिक और गुस्सेल केशव का गुस्सा। ये सुनकर सुजाता नहीं अपने होठों पर डेविल स्माइल है। उसने विनाश को देखा और नाम में सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हारा ये गुस्सा किसी दिन तुम्हें लेकर डूब जाएगा बेटा जी। विनाश ने घमंड भाई मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए विनाश तनेजा, विनाश करना भी जानता है और उसके ऊपर किए जाने वाले विनाश को रोकना भी। मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूं, लेकिन आप अपने बिजनेस को हैंडल कीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। ये कहकर वो उठा और बिना किसी एक्सप्रेशन के चलते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही शुभम ने थोड़े गुस्से में सुजाता को देखकर कहा, तुमने मुझे रोक क्यों? मैं 1 मिनट में उसके अकल ठिकाने लगा देता। सुजाता ने अजीब सी मुस्कान के साथ उसे देखा और उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, कम ऑन हब्बी, उसकी बात पर इतना ध्यान ना दो, वो बच्चा है, उसे अभी इतनी अकल नहीं है। धीरे धीरे समझ जाएगा, अगर नहीं समझा तो हम हैं ना उसे समझाने के लिए। अब आगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई लग रही थी। न जाने क्यों उसकी आवाज काफी अजीब थी, वही उसकी बातें भी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने वो पा लिया हो जिसके उसे तलाश थी। वहीं दूसरी तरफ महाजन विला में ईशानी इस वक्त मैनन हाल में बैठी हुई सभी लोगों से बातें कर रही थी। केशव वहां से जा चुका था क्योंकि उसे बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वो इस वक्त अपने सामने बैठी चंचल को घूर रही थी, जो कि उसे बार बार एक ही सवाल किए जा रही थी। चंचल ने अपना सवाल दोहराते हुए उसके हाथ को पकड़ के पूछा, ईशानी यार बताना कि तूने मिस्टर पाठक को कैसे इम्प्रेस किया? वो इतने अमीन, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी किसी के भी बहकावे में आ जाएंगे। वो इतने इंटेलिजेंट है, तो तूने उनसे शादी के लिए मनाया कैसे?
ईशानी ने आंखें छोटी करते हो उसे देखा, अपने होठों पर तीखी मुस्कान लिए अपने आप से कहा, ओह अच्छा अच्छा, तो ये छिपकली भी मेरे पति को मेरे ही सामने इंप्रेस करने वाली है। नो वे, इसे मैं भी देखती हूँ कि ये करती क्या है। वो बोली, अच्छा वो वर्चुअल क्या है ना, तुम्हें शायद पता नहीं है, मेरे पति को छोटे छोटे कपड़े वाली लड़कियां काफी ज्यादा पसंद आती है और इसीलिए जिस दिन पार्टी में मैं गई थी उन्हें मैं पसंद आ गई और शायद इसीलिए उन्होंने मुझसे शादी। ये कहते कहते वो चुप हो गई, उसने आई विन की। उसकी बात सुनकर चंचल और अनामिका दोनों एकदम शॉक हो गई, वो दूसरे को देखने लगी। ईशानी ने सब इतने कैजुअल तरीके से कहा कि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच बोल रही है। चंचल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वही विशाल अभी भी उसे ही देख रहा था। तभी दो मेड उनके लिए खाना लेकर आईं। ईशानी के पसंद का खाना बना हुआ था। जिंदगी में पहली बार उसके घर में उसकी पसंद का खाना बनाया गया था, वरना आज तक उसकी पसंद का कभी कुछ नहीं बना था। ये सोचकर वो तिरछी नजरों से अनामिका को देख रही थी जो कि अभी भी उसे ही घूरने में लगी हुई थी। उसने उसे ऐसे देखकर शैतानी उसे मुस्कान दी और सुलेखा को देखकर पूछा, वैसे मॉम आपने दी की शादी के बारे में क्या सोचा है? आई मीन मैं उनसे छोटी हूं लेकिन मेरी हो गई, अब दी की शादी कभी तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये सुनके अनामिका का चेहरा एकदम से गुस्से में लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए कहा, लिटिल सिस्टर तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, मेरी शादी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उसके इतना कहते ही सुलेखा ने तुरंत धीरे से उसे गुस्से से देखा, अनामिका का मुंह बन गया। सुलेखा को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, उसका पूरा प्लान अनामिका बर्बाद करने वाली थी। उसने विशाल को देखा जो कि चुपचाप ईशानी को देखा था, उसे विशाल पर भी गुस्सा आया। वो यहाँ पर क्या करने आया है? उसने अनामिका को देखते हुए कहा, अनामिका बेटा जाओ, ईशानी को उसके कमरे में ले जाओ, हमने सरप्राइज उसके लिए वहां पर रखा है, उसे जाकर वो दिखाओ। एक सेकंड विशाल, एक काम करो, तुम ईशानी को ले जाओ। उसने विशाल को देखकर आंख मारी, वही उसका इशारा पाते ही विशाल एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन तुरंत ही सोफे से खड़े होते हुए बोला, ओके आंटी, मैं ईशानी को अभी उसका कमरा दिखाकर लाता हूँ। वही ईशानी ने एक बार फिर मुंह बनाते हुए विशाल को देखा और फिर चुपचाप सोफे अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ने लगी और अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, लगता है कि इनकी फिर से कोई नई चाल है। आई एम 100% श्योर कि विशाल फिर से कुछ करने वाला है, लेकिन क्या डोंट यू डेयर विशाल, कुछ भी ऐसा करने का तो सोचना भी मत, वरना तुम जानते नहीं हो मैं कितनी खतरनाक बन सकती हूँ। अभी तक तुमने मुझे कुछ करते हुए देखा ही कहाँ है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, अपने कमरे में चली गई। उसी के पीछे पीछे विशाल था जिसके होठों पर काफी शैतानी मुस्कान थी, जैसे कि उसे कुछ मिल गया हो जिसके से तलाश थी, लेकिन ऐसा क्या था, क्या रखा था उसके कमरे में जिसके लिए सभी लोग एक साइड थे? क्या कोई नई मुसीबत बढ़ने वाली थी ईशानी के ऊपर? वहीं दूसरी तरफ पाठक इंडस्ट्री के अंदर अपने केबिन में केशव बैठा हुआ था, उसी के सामने अभय खड़ा हुआ था। अभय ने शांत नजर से देखा और फिर चेयर पर बैठते हुए, बॉस मुझे लगता है कि लेडी बॉस की फैमिली में कोई भी ठीक नहीं है, कोई नहीं है जो उन्हें पसंद करता हो। स्पेशली तब से जब से मिस्टर महाजन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी है, तब से उनकी बहन का स्वभाव उनके लिए काफी बदल गया है। मुझे लगता है कि मिस अनामिका को ज्यादा ही पजेसिव फील करती है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि उनके नाम पर कुछ भी नहीं है और उनके बारे में पूरे शहर में कई तरह की बातें उड़ती हैं। वो काफी गुस्सैल और घमंडी मानी जाती हैं अपने कॉलेज में, अपने आसपास के लोगों में। ये कहते हुए वो एक पल के लिए चुप हो गया। केशव ने इस आगे से उससे आगे बोलने के लिए कहा। अभय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बॉस लेडी बॉस को किसी और ऑर्फनेज से या अनाथ आश्रम से गोद नहीं लिया गया था और न ही उनके फैमिली का कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड है। मैंने पता लगाया है, कुछ भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि ये तक पता नहीं चला कि उनका पिछला जीवन कैसा था। हमें बस ये बात पता चली है कि मिस्टर महाजन उनके मॉम डैड को जानते थे और इसीलिए उन्होंने उन्हें गोद लिया, लेकिन उनके माँ बाप कौन थे या फिर उनके माँ बाप इस वक्त कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता और न ही उन्होंने किसी को देखा है। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और फिर फाइल को देखने लगा जो कि ब्लैंक थी, जहां ईशानी के माँ बाप के बारे में कोई डिटेल नहीं थी। उसने सोफे पर लीन होते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि मिस्टर महाजन ने उनकी फैमिली के साथ कुछ किया है? अभय ने मना करते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ किया होता तो वो उनके नाम पर अपनी प्रॉपर्टी क्यों करते हैं? केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये तो है, लेकिन समय का कुछ नहीं पता, कौन कब कितने पाप करता है, कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ और पता चला? अभय ने एक फाइल और उसके हाथ में थमाई। केशव ने बिना किसी भाव के उसको दिखा और उसे खोलकर देखने लगा। अभय ने आगे बोलना चालू किया, बॉस पास उनके पहले कई फ्रेंड्स थे जिनमें ये कुछ लोग हैं, इन्होंने पहले उनके साथ काफी बुरा बिहेव किया था, लेकिन अब वो उनकी लाइफ से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनकी लाइफ को पूरी तरह से लगभग बर्बादी कर दिया था। कॉलेज में उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था, सिवाय मिस्टर शक्ति के कोई उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता एवं की। ये कहते कहते वह चुप हो गया। उसने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़का प्रपोज करता उससे पहले ही उनकी बेस्ट फ्रेंड चंचल ने ईशानी मैडम के बारे में इतनी भली बुरी बातें कही कि इस लड़के को ईशानी से नफरत हो गई और इसने उसे उनके ऊपर एसिड तक फेंकने की कोशिश की। वो तो शुक्र था कि मिस्टर शक्ति ने उन्हें आगे बचा लिया।
ये सुनते ही केशव की भौहें तन गईं। वो घूरते हुए उस फोटो को देखने लगा। उसका जबड़ा कस चुका था। उसे इतने गुस्से में देख अभय भी कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि केशव का चेहरा गुस्से में तमतमाया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी इस वक्त अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो बड़े ही ध्यान से अपने कमरे को देख रही थी। पल भर में उसकी जिंदगी कैसे बदल गई उसे कुछ समझ में ही नहीं आया था। कुछ दिन पहले तक जो सब कुछ उसका था, उसकी फैमिली, उसके डैड, उसकी मॉम जिन्हें वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, आज उसे उनसे ही नफरत हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह का मूवी ले सकती है, लेकिन अब उसे अच्छे से पता था कि अब उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं। वो बेड से उठते हुए सामने टंगी एक फोटो के पास आकर खड़ी हो गई जहां उसकी फैमिली फोटो टंगी हुई थी। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उस फोटो को देखा जिसमें वो चारों वो एक हैप्पी फैमिली की तरह लगे थे। वह अपनी माँ और बहन के फेस को देखते हुए बोली, ओह गॉड, कमाल है कि लोग इस तरह झूठी मुस्कान ला कैसे सकते हैं अपने चेहरे पर। मुझे तो नहीं आती ऐसी तरह मुस्कान लाना, लेकिन जितना मत कीजिए, मैंने आपकी इस मुस्कान को आपके दुख और दर्द में ना बदल दी तो मेरा नाम ईशानी केशव पाठक नहीं। ये कहते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी, तभी उसे अतीत की कुछ यादें दिखाई देने लगी। वो चौंकते हुए वो सीधा बेड से उठी और अपने कमरे में इधर उधर अलमारी में, कबर्ड में, हर जगह कुछ तलाश रही थी। न जाने क्यों वो काफी बेसब्र दिखाई दे रही थी, जैसे कि जिसकी तलाश है उसे है, वह चीज उसे नहीं मिली तो वह न जाने क्या कर बैठे। उसने लगभग पूरे कमरे की चीजें एक फाइल के ऊपर गई जो कि उसकी बेड के नीचे रखा हुआ था। उसने तुरंत उस फाइल को निकाला और इस फाइल को ओपन किया, लेकिन फाइल ब्लैंक थी। फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो गुस्से में बेड पर हाथ फेंकते हुए झललाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फाइल के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता, तो कोई इसके बारे में कैसे जा सकता है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्या कोई है जो इसके बारे में जानता है, लेकिन कोई कैसे जान सकता है? अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 29, फायर करना, सीक्रेट रूम और गुस्सैल केशव, जिसमें उसकी और ईशानी की वेडिंग रिसेप्शन की कुछ फोटो थी। वो खड़ा हुआ और फोटो के सामने आ गया। उसने ईशानी के खूबसूरत से फेस को देखा, उस फोटो में टच करते हुए सिडक्टिव वॉइस में कहा, लिटिल वाइफ डोंट वरी, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका तो मैं पता ही कर रहूंगा। केशव पाठक की वाइफ हो तुम, कोई मजाक की बात नहीं है। मुझे पता लगाना है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और ये हो क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में। अचानक सब कुछ बदल गया क्योंकि मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। अभी तो पूरी दुनिया को जानना बाकी है कि केशव वाइफ है कौन है। तुम्हारी लाइफ काफी मिस्ट्री टाइप है लिटिल वाइफ, बट डोंट वरी। केशव पाठक को पहेलियां सुझाने की आदत है, बचपन से है। वो बेड से उठते हुए सामने टंगी एक फोटो के पास आकर खड़ी हो गई जहां उसकी फैमिली फोटो टंगी हुई थी। उसने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए उस फोटो को देखा जिसमें वो चारों वो एक हैप्पी फैमिली की तरह लगे थे। वह अपनी माँ और बहन के फेस को देखते हुए बोली, ओह गॉड, कमाल है कि लोग इस तरह झूठी मुस्कान ला कैसे सकते हैं अपने चेहरे पर। मुझे तो नहीं आती ऐसी तरह मुस्कान लाना, लेकिन जितना मत कीजिए, मैंने आपकी इस मुस्कान को आपके दुख और दर्द में ना बदल दी तो मेरा नाम ईशानी केशव पाठक नहीं। ये कहते हुए वो वापस बेड पर आकर बैठ गई। वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी, तभी उसे अतीत की कुछ यादें दिखाई देने लगी। वो चौंकते हुए वो सीधा बेड से उठी और अपने कमरे में इधर उधर अलमारी में, कबर्ड में, हर जगह कुछ तलाश रही थी। न जाने क्यों वो काफी बेसब्र दिखाई दे रही थी, जैसे कि जिसकी तलाश है उसे है, वह चीज उसे नहीं मिली तो वह न जाने क्या कर बैठे। उसने लगभग पूरे कमरे की चीजें एक फाइल के ऊपर गई जो कि उसकी बेड के नीचे रखा हुआ था। उसने तुरंत उस फाइल को निकाला और इस फाइल को ओपन किया, लेकिन फाइल ब्लैंक थी। फाइल के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो गुस्से में बेड पर हाथ फेंकते हुए झललाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस फाइल के बारे में मेरे अलावा किसी को नहीं पता, तो कोई इसके बारे में कैसे जा सकता है? नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। क्या कोई है जो इसके बारे में जानता है, लेकिन कोई कैसे जान सकता है? अब आगे वो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिला दिया। कुछ ही सेकंड के अंदर दूसरी तरफ से किसी आदमी ने उसका फोन अटेंड किया और शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ, अचानक इस तरह कॉल किया, सब ठीक तो है ना? पायल ने सामने ब्लैंक फाइल को देखते हुए हो थोड़े गुस्से में कहा, ये फाइल के डॉक्यूमेंट गायब है, क्या तुम्हें पता है इसके बारे में कुछ? आदमी ने शॉक्ड होते हुए कहा, बट ऐसा कैसे होता है, फाइल गायब कैसे हो सकती है? उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास थी, तुम्हें उसे संभाल करना चाहिए था। तुम जानती भी हो उसे फाइल में क्या है, तुम्हारी सारी आइडेंटिटी है। अगर वो फाइल किसी के हाथ लग गई तो तुम्हारा पूरा भेद खुल जाएगा कि तुम कौन हो। पायल ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, अरे लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। डैड ने मुझे इस फाइल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। अभी मैं उन्हीं के कमरे से आई थी तो मुझे इस फाइल के बारे में याद आया। क्या तुम मुझे बता सकते हो उस फाइल में क्या था? उस आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन उस फाइल में जो भी था काफी सीक्रेट था। वो सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। मैं भी कॉल रखता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। तुम उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करो, कुछ भी हो जाए वो फाइल किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, स्पेशली तुम्हारे दुश्मनों के हाथ नहीं लगनी चाहिए।
ये कहते हुए कॉल कट हो गया। ईशानी कंफ्यूज हो गया, अपने फोन को देखने लगी। पाठक इंडस्ट्री। वहीं दूसरी तरफ केशव इस वक्त एक मीटिंग हॉल में बिजी था। उसी के बगल में अभय भी खड़ा हुआ था। वहीं सामने उसकी कंपनी के डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स और सभी मैनेजर, डिपार्टमेंट के हेड, सभी लोग मौजूद थे। वही किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात कर रहे थे। केशव ने गुस्से में खड़े होते हुए थोड़ी रूखी आवाज में कहा, यह काम किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। ये सुनकर एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारे लिए काफी नहीं होगा। हमें एक बार। उसकी बात को बीच में काटते हुए केशव ने झल्ला कर कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उसके इस तरह चिल्लाने से वो आदमी चुपचाप अपना सीट चूक हुई नीचे बैठ गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी जिसकी एज लगभग 50 से ऊपर की थी, उसने थोड़ी पोलाइट आवाज में सिर झुकाते हुए कहा, लेकिन यंग मैन, आप तो जानते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं, ये सोचकर कि आप उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसा चाचा हाँ, तो वो लोग हमें जल्दी बर्बाद कर देंगे। देखिए, हमने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इसलिए नहीं कि हम आपके फैमिली मैटर्स को अपने पैसों के साथ पिसते हुए देखें। हमें बर्बाद होने का कोई शौक नहीं है। उसकी बात में हल्का सा गुस्सा साफ दिखाई दे गया था। उसकी बात सुनकर केशव एक पल के लिए चुप हो गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। वह केशव पाठक था जिसके सामने बोलने की आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। वो लोग आज उसे सुना रहे थे। हालांकि गुस्सा केशव को काफी ज्यादा आया था, लेकिन गुस्से का घूंट पीते हुए उसने सामने रखी एक फाइल को उठाया और उसे पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे वो फाइल पढ़ता जा रहा था, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। उसने गुस्से में फाइल को टेबल में पटकते हुए चेयर से खड़े होकर उन सभी को देखते हुए कहा, मुझे कल सुबह तक का टाइम दीजिए। प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, लेकिन जब तक मैं इस प्रॉब्लम को समझ न लूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अंडरएस्टिमेट कर सकता है। ये कहते हुए उसने आंखें तरेर के उन सभी को देखा। तभी उसकी नजर सामने एक आदमी के ऊपर गई जो कि अपना फोन चला रहा था। वो गुस्से में उस आदमी को घूरने लगा। इतने सीरियस डिस्कशन में वो आदमी फोन कैसे चल सकता है? उसकी नजरों का पीछा करते हुए सभी लोग उस आदमी को देखने लगे। तभी उस आदमी के बगल में बैठे एक 30-40 आदमी साल के एक उम्र के आदमी ने उसे कोहनी मारते हुए कहा, वाघेला जी क्या कर रहे हो? अगर यंग मैन को गुस्सा आ गया तो वो आपकी अर्थी सजा देंगे। जानते नहीं हो क्या कितने गुस्से में हैं वो आज। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे घूरा और तुरंत पीछे पलटकर अभय को देखा। अभय ने तुरंत फाइल से ब्लैंक पेपर निकालकर उसे दिया और केशव ने उसे साइन किया। ब्लैक पेपर अभय के हाथ में था और वो लेकर तुरंत उस 40 साल के आदमी के सामने खड़ा हो गया। उस आदमी ने चौंकते हुए केशव को देखा और फिर अभय को देखने लगा। अभय ने तुरंत उसके हाथ में का पेपर उसे थमाया और उसकी बांह से पकड़ते हुए उठाकर सर्द आवाज में बोला, मिस्टर वाघेला, आपकी इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। ये काफी सीरियस मैटर है और आप यहाँ पर अपने फोन में गेम खेल रहे हैं। आपको गेम खेलना है तो जाए अपने बच्चों के साथ खेलिएगा। आपको इस कंपनी से निकाला जाता है। मिस्टर वाघेला ने चौंकते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आप मुझे इस तरह निकल नहीं सकते। मैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड हूं। केशव ने एरोगेंट टोन में अपने हाथों की मुट्ठियां भींची और पीसते हुए दांत मुट्ठा पीसकर कहा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कहा? ये मेरा ऑर्डर है। उसकी आवाज इतनी ज्यादा सरद थी, एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग कांप गए। केशव का ऑरा ही ऐसा था, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। सभी लोग अपने सिर झुकाए हुए अपनी अपनी फाइल में नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। हालांकि उनकी उम्र केशव के हिसाब से कहीं ज्यादा थी और उनका ऑर्डर भी के सबसे थोड़ा बहुत ज्यादा था। कंपनी के कुछ ऐसे शेयर होल्डर थे जिनके पास कंपनी के 60% शेयर्स भी थे, लेकिन फिर भी केशव का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि केशव की वो इकलौती कंपनी नहीं थी। केशव के पास इंडिया के टॉप 5 कंपनी भेजे 2 कंपनी सिर्फ केशव के नाम पर थी और तीसरी कंपनी जिसमें वो इस वक्त मौजूद था। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक एक करके उन सभी को जलती आंखों से देखा और चेयर से उठते हुए अपने कोट के बटन लगाए और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मीटिंग खत्म होती है, कल सुबह दोबारा मीटिंग होगी और कंपनी में कोई सुधार नहीं आया तो आपको आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से निकल गया। उसी के पीछे पीछे अभय और उसके गार्ड भी निकल गए। वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इसके अलावा वह कुछ कर भी नहीं सकते थे। केशव सीधा अपने केबिन में आया और जाकर सिंगल सोफे पर बैठे हुए अपना सिर घुमाकर ऑफिस में अपनी आंखें दौड़ाईं, आंखों को हल्का सा बंद किया। अभय उसके सामने खड़ा हुआ था। उसने उसे हिलाते हुए थोड़ी पोलाइट वॉइस में बोला, बॉस आप प्लीज शांत हो जाए। मैंने मिस्टर सिंघानिया से बात की है, वो आते ही होंगे, आप उनसे एक बार बात कर लेते तो। केशव ने अपने माथे पर 2 उंगलियों से रब करते हुए बिना किसी स्पेशल एक्सप्रेशन के कहा, मुझे कुछ देर के लिए आराम करना है। ये कहते हुए वो चुप हो गया और दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली उसने। लगभग 10 मिनट बाद ही केबिन के अंदर डॉक्टर अभय के पीछे पीछे चलते हुए आया। उससे डॉक्टर ने केशव का चेकअप किया और उसे कुछ मेडिसिन देकर वहां से चला गया। उसके बाद केशव तुरंत अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखा है। उसने एक नजर सामने अभय को देखा। अभय ने सिर झुकाते हुए उसे इशारा किया और केबिन के बाहर दरवाजे के पास खड़ा हो गया।
केशव तुरंत अपने जगह से उठा, उसने एक नज़र से आगे तक देखा और सीधा एक तरफ वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक जगह अपने अंगूठे से टच किया और फिर उसे जगह पर अपना लेफ्ट हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपना लेफ्ट हैंड देखा तो वहां एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। ओपन होते ही केशव ने देखा दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। केशव तुरंत उस और जगह पर इंटर होते हुए क्लिपिंग करता है। क्लिपिंग के साथ ही वहां पर व्हाइट कलर की एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। एकदम से उजाला फैलते ही वहां पर एक बड़ा सा बेडरूम साथ ही कैबिनेट टेस्ट था। वो सीधा उस केबिन के अंदर इंटर हुआ जहां पर कुछ फाइल से रखी हुई थी और एक टेबल भी लगा हुआ था। वो उस टेबल के पास में जाकर बैठा। उसकी नजरें सामने एक फाइल के ऊपर जमी हुई थी, ब्लैक कलर की कवर वाला वो फाइल जिसके ऊपर किसी का नाम था, ना ही फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। उसने उसे फाइल को उठाया और उसे रीड करने लगा। ये सभी फाइल्स वही जो कि उसने महाजन फैमिली के घर से मंगवाई थी, लेकिन उसने क्यों और कब कैसे मंगवाई इसका कुछ नहीं पता था। अभी केशव बिना किसी स्पेशल भाव के एक एक करके सभी फाइल्स पढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक फाइल के ऊपर जाकर अटक गई। जैसे ही उसने उस फाइल को देखना स्टार्ट किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। वो लगातार अपनी पैनी नजरों से उस फाइल को रीड कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां टेबल पर कसती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव काफी नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उसने पूरी फाइल को पढ़ा और अजीब सी मुस्कान के साथ सामने वॉल पर टंगी ईशानी की फोटो को देखने लगा। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 30, अनामिका की इंसल्ट, बर्बादी और मौत, बिकॉज आई एम केशव पाठक। केशव तुरंत अपने जगह से उठा, उसने एक नज़र से आगे तक देखा और सीधा एक तरफ वॉल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने एक जगह अपने अंगूठे से टच किया और फिर उसे जगह पर अपना लेफ्ट हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपना लेफ्ट हैंड देखा तो वहां एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। ओपन होते ही केशव ने देखा दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। केशव तुरंत उस और जगह पर इंटर होते हुए क्लिपिंग करता है। क्लिपिंग के साथ ही वहां पर व्हाइट कलर की एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। एकदम से उजाला फैलते ही वहां पर एक बड़ा सा बेडरूम साथ ही कैबिनेट टेस्ट था। वो सीधा उस केबिन के अंदर इंटर हुआ जहां पर कुछ फाइल से रखी हुई थी और एक टेबल भी लगा हुआ था। वो उस टेबल के पास में जाकर बैठा। उसकी नजरें सामने एक फाइल के ऊपर जमी हुई थी, ब्लैक कलर की कवर वाला वो फाइल जिसके ऊपर किसी का नाम था, ना ही फाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। उसने उसे फाइल को उठाया और उसे रीड करने लगा। ये सभी फाइल्स वही जो कि उसने महाजन फैमिली के घर से मंगवाई थी, लेकिन उसने क्यों और कब कैसे मंगवाई इसका कुछ नहीं पता था। अभी केशव बिना किसी स्पेशल भाव के एक एक करके सभी फाइल्स पढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक फाइल के ऊपर जाकर अटक गई। जैसे ही उसने उस फाइल को देखना स्टार्ट किया तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। अब आगे वो लगातार अपनी पैनी नजरों से उस फाइल को रीड कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियां टेबल पर कसती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव काफी नॉर्मल दिखाई दे रहे थे। उसने पूरी फाइल को पढ़ा और अजीब सी मुस्कान के साथ सामने वॉल पर टंगी ईशानी की फोटो को देखने लगा। ये कहते हुए उसकी नज़र उस फाइल के ऊपर ही जमी हुई थी। वो तुरंत उस फाइल को लेकर केबिन के बाहर निकल आया। उसने अपने हाथ के फिंगरप्रिंट से ही उस लॉक को दोबारा क्लोज किया और इस फाइल को लिए केबिन के बाहर निकल गया, जहां दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था अभय। वो भी उसी के पीछे पीछे चल दिया। वो अपनी कार में बैठा जहां ड्राइविंग सीट पर अभय ड्राइविंग के साथ था। उसने पोलाइट वॉइस में कहा, बॉस मुझे लगता है कि इसके पीछे मिस्टर। उसकी बात को बीच में काटते हुए केशव ने सर्द आवाज में कहा, मुझे अच्छे से पता है इसके पीछे किसका हाथ है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं हैंडल कर चुका हूं या मैटर, तुम बस जो मैंने कहा था उस पर ध्यान दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं गलती करना फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम जानते हो। अभय ने तो हाँ में हिलाया और कश्यप के कहने पर ड्राइवर ने कार की स्पीड और तेज कर दी। एक ग्रे कलर का 2 मंजिली विला था। उसके मैनन हॉल में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने इस वक्त ब्लैक कलर के सफारी सूट पैंट पहने हुए थे, ब्लैक कलर के शूज, ब्लैक कलर के सनग्लासेस, हाथ में ब्रांडेड रोलेक्स की वॉच। उसके हाथों में एक सिगार था और उसके मुंह से हल्का सा धुआं निकल रहा था। उसकी एज लगभग 60 या 65 के आसपास की थी, लेकिन वो अपनी एज से काफी ज्यादा यंग दिखाई दे रहा था। उसी के सामने 2 आदमी व्हाइट कलर के सूट पैंट पहने खड़ा हुए था। उसके दोनों हाथ पीछे थे और वो अपना सिर झुकाए नीचे जमीन को देख रहे थे। सोफे पर बैठे उस शख्स ने सिगार के कश को एक बार फिर खींचा और धुआं उस आदमी की तरफ छोड़ते हुए कड़क आवाज में कहा, तो तुमने उसे बर्बाद कर दिया। ये कहते हुए उसने एक हाथ सोफे की तरफ फोल्ड किया। तभी सामने खड़े आदमी ने कपकपाती आवाज में कहा, बॉस वो मैंने कोशिश की है, अब कल सुबह तक देखते हैं कि क्या होता है। मैंने तो उनकी कंपनी के लगभग सभी शेयर्स को डाउन करने का फैसला कर दिया था। उनके शेयर होल्डर को ज्यादातर को भी मैंने खरीद लिया है। उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। सामने बैठे शख्स ने सिगार के मुंह की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, देखो मुझे आग लगाने की आदत नहीं है, लेकिन कोई मुझे जला दे इतनी भी किसी की औकात नहीं है। मैंने जितना कहा था उतना किया या नहीं? वो बर्बाद हुआ या नहीं?
ये कहते हुए वो एकदम से चिल्लाया। उसके इस तरह चिल्लाने से एक पल के लिए वो आदमी 2-3 कदम पीछे हट जाता, उसका पूरा शरीर था। वहीं मैनन हॉल में हाल में मौजूद लगभग 7-8 मेल सर्वेंट थे जो अभी उस शख्स की आवाज सुनकर डर गए थे। वो तुरंत जल्दी जल्दी अपना काम निपटाने लगे। उस आदमी ने डर के मारे कपकपाती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे बर्बाद कर दिया है, उसकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, सर प्लीज डोंट पैनिक। ये सुनकर शख्स के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर रखते हुए सोफे पर अपनी उंगलियां बजाते हुए कहा, चलो अच्छा है कि वो परिवार हो जाए, लेकिन अगर वह बर्बाद नहीं हुआ तो याद रखना तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी घर तक पहुंच जाएगी। और मैं तुम्हें इस तरह वारन कर रहा हूं, मैं बाद में करूंगा कि कोई तुम्हें दोबारा आवाज नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सामने खड़े आदमी के पैरों में से जमीन खिसक गई। वो अच्छे से जानता था कि सामने बैठा शख्स कितना खिसका हुआ है, उसका दिमाग कितना पैदल है। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और घबराए आवाज में बोला, आई एम सॉरी सर। ये सुनकर उस शख्स ने कुछ नहीं कहा और दोबारा सिगार की कश खींचने लगा। 1-2 कश खींचने के बाद वो सामने खड़े आदमियों को घूरते हुए बोला, अब क्या मेरे सर पर बैठोगे, दफा हो जाओ यहाँ से और सुबह इस खुशखबरी के साथ आना कि वो बर्बाद हो गया है। अगर नहीं हुआ तो अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, कहीं डूब के अपने आप को खत्म कर लेना, वरना मैं तुम्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वो आदमी अंदर तक दहल गया। वो तुरंत घबराते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। उसके जाते ही सोफे पर बैठे आदमी के होठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने अपने सिगार को अपने लेफ्ट हाथ में पकड़ा और दोबारा उसके कश खींचने लगा। उसके धुएं से आसपास का माहौल और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया था। आसपास मौजूद सभी सर्वेंट अपना काम खत्म करके वहां से कहीं और शिफ्ट चुके थे, अपना का दूसरा काम निपटाना को। क्योंकि उस आदमी के होते हुए वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाए थे, उसके अंदर इतनी अजीब सी वाइब्स आ रही थी। वही महाजन विला ईशानी इस वक्त मेन हॉल बैठे हुई थी। वही विशाल विशाल हल्का सा उदास दिखाई दे रहा था। उसका पूरा प्लान फेल हो चुका था। वो कुछ करता उससे पहले ही वहां पर शक्ति और टपका था, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वही शक्ति भी खा जाने वाली नजर से विशाल को ही देखा था। शक्ति ने मुस्कुराते हुए ईशानी को देखकर पूछा, अरे क्या हुआ, तुम्हारे मिस्टर हस्बैंड आए? नहीं लगता है कि तुमने उनकी नाक में इतना दम कर दिया कि वे भी तुमसे परेशान हो गए, इसलिए तो अभी तक वापस नहीं आए। ईशानी ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, मारूंगी मैं तुझे अगर तुम्हारी ऐसी बात दोबारा कही। वे मुझे लेने आएंगे, उन्होंने कहा था वो शाम को आ जाएंगे। ये कहते हुए वो अजीब से तरीके से अनामिका को और चंचल को देख रही थी। चंचल ने मुस्कुराते हुए शक्ति को देखकर कहा, शक्ति कम ऑन यार, तुम इतना परेशान क्यों हो गए हो? वैसे भी तुम्हें तो परेशानी होना नहीं चाहिए, मिस्टर पाठक कोई राक्षस तो नहीं है जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को खा जाएंगे। शक्ति ने उसे घूरते हुए कहा, चंचल बेस्ट फ्रेंड वो तो तुम्हारी भी है ना, लेकिन तुम्हें तो उसकी इतनी चिंता नहीं हुई। ये सुनकर चंचल एक पल के लिए चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल बोली, ऐसा किसने कहा, मुझे बहुत फिक्र है अपनी बेस्ट फ्रेंड की। हालांकि मैं तो इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सुनकर ईशानी को एकदम से हंसी आ गई। उसके इस तरह से चंचल ने अजीब सी नजर से उसे देखकर पूछा, क्या हुआ ईशानी, मैंने कोई जोक तो नहीं सुना दिया? बेस्ट फ्रेंड मैं तुम्हारे लिए सच में जान दे सकती हूँ। ये सुनकर ईशानी ने मना करते हुए, नहीं नहीं, वो मुझे कुछ जोक याद आ गया। शक्ति ने काफी टाइम पहले मुझे एक जोक सुनाया था, उसका मतलब मुझे आज समझ में आया। शक्ति नहीं कंफ्यूज होते हुए उसे देखकर पूछा, अरे ऐसा कौन सा जोक सुनाया था, एरा मुझे सुनाओ तो, मैं भूल गया। ईशानी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, जाने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे अभी डैड के साथ किसी क्लाइंट से मिलने जाना है, मैं नहीं पहुंचा तो डैड मेरी वोट लगा देंगे कि दोबारा चलने लायक नहीं बचूंगा। उसने ईशानी को देखा और वहां से जाने के लिए पलटा ही था कि तभी दरवाजे पर खड़े केशव को देखकर कोई एक पल के लिए चौंक गया। केशव जिसके बगल में ही अभय खड़ा हुआ था। वो दोनों विला के अंदर आए, उन्हें देख सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। अनामिका के अलावा खड़े हुए थे। अनामिका केशव का ऑरा, उसका स्टाइल, उसके लुक्स सभी परफेक्ट थे। अनामिका को अब और ज्यादा जलन होने लगी। उसे अंदाजा हो गया था कि केशव के जैसा इंसान दूसरे इस दुनिया में शायद बना ही ना हो। उसने जलती नजरों से सामने ईशानी को देखा। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एक एक करके उन सभी को देखा और सर्द आवाज में बोला, कहीं मुझे आने में कोई देर तो नहीं हुई? ये कहते हुए उसने अपनी सुलेखा के ऊपर टिकाई। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी, भला आपको आने में देर कैसे हो सकती है, और वैसे भी आपकी बीवी का मायका है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। केशव ने अपनी आंखें दिखाते हुए सामने बैठी अनामिका को देखकर कहा, पर लगता है हमारी साली साहिबा को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। उसकी बात सुनकर सुलेखा ने तुरंत अनामिका की तरफ देखा और गुस्से में उसे उठने का इशारा किया। अनामिका न चाहते हुए भी अपनी मां के कहने पर उठी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर पाठक, वो क्या है ना, मेरे शरीर में थोड़ी अकड़न आ चुकी है। केशव ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अजीब से लहजे में बोला, कोई बात नहीं, मुझे अकड़न और अकड़ एकदम दोनों ठीक करनी आती है, बिकॉज आई एम केशव पाठक।
अगली बार मैं आऊं तो प्लीज बैठिएगा मत। क्या है, जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई बैठे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और स्पेशली जब वो इंसान औकात और उम्र में मुझे छोटा हो। उसकी बात सुनकर अनामिका ने हाथों की मुट्ठियां भीन ली। वही शक्ति और ईशानी के होठों पर मुस्कान आ गई। ईशानी ने मन ही मन अपने पति की काफी तारीफ की और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, ओ माय गॉड, तुम्हारी इसी अदा पर तो बहुत प्यार आता है मिस्टर हस्बैंड। तुम्हारा एटीट्यूड किस दिन मेरी जान लेकर रहेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर केशव को देखने लगी और तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। उसे हमारी शादी से खुशी हुई है और आप मेरी बहन को डराने बंद कीजिए, आपके इस तरह देखने से वो डर जाएगी। अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी, जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन, सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पर। एपिसोड 31, भींगे होंठ तेरे, यू आर सीड्यूसिंग मी, केशव के वाइल्ड थॉट्स। ये कहते हुए उसने अपनी सुलेखा के ऊपर टिकाई। सुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी, भला आपको आने में देर कैसे हो सकती है, और वैसे भी आपकी बीवी का मायका है, वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। केशव ने अपनी आंखें दिखाते हुए सामने बैठी अनामिका को देखकर कहा, पर लगता है हमारी साली साहिबा को हमारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। उसकी बात सुनकर सुलेखा ने तुरंत अनामिका की तरफ देखा और गुस्से में उसे उठने का इशारा किया। अनामिका न चाहते हुए भी अपनी मां के कहने पर उठी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर पाठक, वो क्या है ना, मेरे शरीर में थोड़ी अकड़न आ चुकी है। केशव ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और बिल्कुल उसके सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए अजीब से लहजे में बोला, कोई बात नहीं, मुझे अकड़न और अकड़ एकदम दोनों ठीक करनी आती है, बिकॉज आई एम केशव पाठक। अगली बार मैं आऊं तो प्लीज बैठिएगा मत। क्या है, जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई बैठे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और स्पेशली जब वो इंसान औकात और उम्र में मुझे छोटा हो। अब आगे। उसकी बात सुनकर अनामिका ने हाथों की मुट्ठियां भीन ली। वही शक्ति और ईशानी के होठों पर मुस्कान आ गई। ईशानी ने मन ही मन अपने पति की काफी तारीफ की और मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, ओ माय गॉड, तुम्हारी इसी अदा पर तो बहुत प्यार आता है मिस्टर हस्बैंड। तुम्हारा एटीट्यूड किस दिन मेरी जान लेकर रहेगा। ये कहते हुए वो मुस्कुराकर केशव को देखने लगी और तुरंत उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। उसे हमारी शादी से खुशी हुई है और आप मेरी बहन को डराने बंद कीजिए, आपके इस तरह देखने से वो डर जाएगी। अनामिका ने अजीब सी मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, कम ऑन माई लिटिल सिस्टर, डोंट बी से दैट। अनामिका कभी किसी से नहीं डरती, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना आ जाए। जिससे उसे डर लगता है वो इस दुनिया में है ही नहीं। अनामिका सिर्फ डराने के लिए पैदा हुई है, जो चीज अनामिका को चाहिए उसे वह मांगती नहीं, छीन लेती है। ये कहते हुए उसकी नजर केशव के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो कि शांति से खड़ा हुआ था। उसके होठों पर तिरछी मुस्कान थी, जो कि काफी मिस्टीरियस थी। उसने नजर घुमाकर अभय को देखा तो अभय ने तुरंत अपने हाथों से क्लैपिंग की। उसके साथ ही दरवाजे के अंदर लगभग 4-5 आदमी अपने हाथों में अलग अलग तरह के गिफ्ट बॉक्स लिए अंदर आए, जो कि काफी ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे। उन्होंने वहां वो सभी बॉक्स मैनन हाल में रख दाए, जिन्हें देख सुलेखा की आंखों में एकदम से चमक आ गई। वो अच्छे से जानते थे कि केशव पाठक कौन है। अगर वो इन बॉक्स को लेकर आया है तो इनमें काफी महंगे महंगे गिफ्ट्स होंगे। ये सोचते ही उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी महसूस हो गई थी, लेकिन उसे अब ईशानी से जलन होने लगी कि जो सब वो अपनी बेटी के लिए चाहती थी वो आज ईशानी के पास था। उसने गुस्से में सामने खड़े विशाल को देखा, जिसके पास एक चांस था, लेकिन उसने वो भी गवा दिया। केशव ने अपने दोनों हाथ पेट की पॉकेट में डालते हुए जीरो एक्सप्रेशन के साथ कहा, ये कुछ गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए। वो क्या है ना, आपने मेरी बीवी का इतने टाइम से ख्याल रखा और आज भी रखा, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट। ये कहते हुए उसने उन बॉक्स की तरफ इशारा किया और एकदम से ईशानी का हाथ पकड़ते हुए उसने अपने करीब खींचा और उसकी कमर में हाथ डालते हुए विशाल को घूरते हुए बोला, तो अब हमें चलना चाहिए। वो क्या है ना, मैं अपनी बीवी से काफी टाइम से दूर रह चुका हूं, अब तो बर्दाश्त नहीं होता। ये कहते हुए उसने एकदम से ईशानी के कंधे पर किस कर लिया। ये देख शक्ति एकदम से चौंक गया, वहीं ईशानी भी एक पल के लिए हैरान हो गई। उसने हैरान होते हुए केशव को देखा, जो कि मुस्कुरा रहा था। वो लोग वहां से चले गए। वो लोग इस वक्त कार में थे। ईशानी ने मुंह बनाते हुए केशव की तरफ पर पलटकर कहा, आपने मुझे वहां पर किस क्यों किया, ये बहुत गलत बात है। केशव ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और उसकी नाक पर टैप करते हुए बोला, मैं कुछ समझ नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो। ईशानी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, हे भगवान, आप कितने दल बदलू पति हो। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे सबके सामने मेरे कंधे पर किस किया, आप मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया। ये आपने चीटिंग की है, यू आर अ चीटर। केशव ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसे देखा और एकदम से उसकी तरफ झुकने लगा। ईशानी एकदम पल चौंक गई। वो एक पल के लिए सिमटी हुई नजर आए, लेकिन अगले ही पल उसने एक जोर का धक्का देते हुए केशव को अपने आप से अलग किया और जोर जोर से हंसने लगी। केशव जो धक्के के लिए तैयार नहीं था, वो सीधा दूसरी साइड शीशे से जा टकराया। उसने गहरी नजर से ईशानी को देखा और फिर तिरछी मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। वो फिर चुपचाप विंडो के बाहर देखने लगा।
तभी उसका फोन अचानक रिंग करने लगा। उसने एक नज़र अपने फोन को देखा और कॉल अटेंड करते हुए कहा, ये दादी। दूसरी तरफ से दामिनी जी की शांत आवाज से सुनाई दी, क्या तुमने हमारी पर पोता बहू को पिक तो कर लिया ना? केशव ने अपनी सर्द नजरें ईशानी पर जमाते हुए कहा, जी पिक कर लिया, लेकिन आपकी बहू मुझसे नाराज है, मुझे अपने आप को टच करने भी नहीं दे रही है। मैं उसका हस्बैंड हूं, मुझे हक है उसे छूने का। लेकिन वो कुछ आगे कहता ईशानी ने तुरंत उससे फोन छीन लिया है। उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए दादी हेलो, इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, हेलो हेलो। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उसने घूरते हुए केशव को देखा। उसके इस तरह के देखने से केशव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और उसके हाथ से वापस अपना फोन ले लिया। ईशानी को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। उसने गुस्से में अपना हाथ पैर पटकने स्टार्ट कर दिए। ये देखकर केशव की आंखें छोटी हो गई। वो गहरी शांत नजरों से उसके मासूम से फेस को देखने लगा। उसकी आंखें ईशानी के होठों पर जमी हुई थीं। रेडियो पर भींगे होंठ तेरे सोन प्ले हो रहा था। वो सरकास्टिक टोन में अपने आप से बोला, डोंट यू डेयर लिटिल वाइफ, यू आर सीड्यूसिंग मी। फिर बाद में मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। वो ड्राइविंग पर फोकस नहीं कर पा रहा था। उसका गला सूखता जा रहा था। वहीं ईशानी हाथ पैर चलाने से बाज नहीं आ रही थी। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद कर रही थी। कुछ ही सेकंड में उनकी कार पाठक हवेली पहुंच गई। केशव सीधा कार से नीचे उतरा और दूसरी साइड आके डोर ओपन किया और ईशानी को घूरने लगा। उसके इस तरह घूरने से ईशानी घबरा गई। वो सहमी सी अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए बैठ गई। उसे ऐसे देख केशव को और ज्यादा चिढ़ मच गई। वो तुरंत आगे को आया। उसने ईशानी को अपनी बाहों में उठा लिया, अपनी गोद में उठा लिया। ईशानी एकदम से घबराते हुए अपने हाथों में से चेहरा हटाए उसे देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे नहीं उठा सकते, देखिए यहाँ ये अच्छी बात नहीं है, आप मुझे नीचे उतारिए, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ, मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ। केशव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे को देखा। उसका चेहरा सख्त था। उसके इस तरह देखने से ईशानी ने अपने होठों पर अपनी लिटिल फिंगर रख ली और कुछ ना बोलने का इशारा किया। केशव दोबारा उसे लिए हवेली के अंदर चला गया, जहां मैनन हाल में ही दामिनी नीचे बैठी हुई थी। उसी के बगल वाले सोफे पर ऋषभ और खुशी बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने से आते केशव और उसकी बाहों में ईशानी को देखा तो एक पल के लिए वो चौंक गए। खुशी और ऋषभ का तो मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो केशव को बचपन से देखते हुए आए थे। केशव जो आज तक कभी किसी लड़की की जरा सा कभी नहीं टच नहीं करता था, जिसे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। आज एक लड़की उसकी बाहों में थी। ऋषभ ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, ये मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? खुशी ने उसके हाथ पर चुकोटी काटी तो ऋषभ हल्का सा चीखा। खुशी दांत दिखाते हुए हंसकर बोली, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सपना नहीं देख रहे, ये हकीकत है, सच में ये केशव ही है। यकीन नहीं आता कि ये वही केशव है जो सालों पहले तक लड़कियों से नफरत करता आया था। पता नहीं ईशानी में क्या है जो ये इसके इतना करीब है। वो दोनों हैरान होकर केशव को देखने लगे। वही ईशानी ने जैसे ही उन तीनों को वहां देखा तो वह शर्म से गड़ी जा रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा केशव के सीने में छुपा लिया और उसने कस के केशव की शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया। केशव बिना कुछ कहे और बिना उन तीनों की तरफ देख सीधा अपने कमरे में आया। उसने एक नज़र ईशानी को देखा और हल्की मुस्कान लिए सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने ईशानी को अपनी गोद में बैठा लिया। जैसे ही ईशानी को एहसास हुआ कि केशव ठहर चुका है तो उसने अपनी नज़र उठाकर देखा केशव उसे देखा जो अपने सोफे पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं बताए? बेशर्म कहीं कि मुझे आपके पास नहीं बैठना। केशव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी नाक को पिंच करते हुए कहा, तुम मेरे साथ नहीं, मैं गोद में बैठी हूँ लिटिल वाइफ, किसी बच्चे की तरह। ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे कहीं भी नहीं बैठना, आपके पास नहीं, आप काफी वैसे हैं। आपको शर्म नहीं आती? आपने देखा नहीं वो तीनों लोग मुझे कैसे देख रहे थे? केशव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या हो गया? यू आर माई वाइफ, अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो कौन होगा? मैं किसी पराई लड़की को तो नहीं लाया, अपनी उठाकर तुम्हें लाया हूँ। मेरे पास सर्टिफिकेट है इस बात का। ये कहते हुए उसने उसे मैरिज पेपर्स के बारे में याद लाया। ईशानी का मुंह बन गया। वो दूसरी तरफ चेहरा करके अपने हाथ पैर चलाने लगी। केशव ने उसे देखकर ना में सिर हिलाया और उसे छोड़ दिया। ईशानी तुरंत उठी, खुश होते हुए चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। उसे इस तरह जाता देख केशव को हल्की सी हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ एक क्लब के अंदर काफी शोर मचा हुआ था। सभी लड़के लड़कियां डांस फ्लोर पर मस्ती और नशे में झूम रहे थे। डांस तो सिर्फ नाम का था। वो एक दूसरे को छूने का बहाना ढूंढ रहे थे। वही डांस फ्लोर के एक कोने में 20 साल की एक लड़की सिमटी हुई खड़ी थी। उस लड़की ने इस वक्त स्काई ब्लू कलर का अनारकली सलवार सूट पहना हुआ था, जो कि उस क्लब के डांस टॉप से या ड्रेस कोड से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उसके ड्रेस कोड वहां मौजूद सभी लोगों से काफी अलग था। वो बस अपनी आंखों पर लगे चश्मे को बार बार ठीक करते हुए अपनी आंखों में आंसुओं को पोंछ रही थी और इधर उधर अपनी नजर दौड़ाकर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। शायद वो किसी के साथ यहाँ पर आई थी।
अब क्या होगा आगे इस कहानी में, ये जानने के लिए आपको मेरी ये कहानी सुननी पड़ेगी जिसका नाम है रिबॉर्न ऑफ सीक्रेट क्वीन। सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर आगे का एपिसोड सुनने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।